ओके जनाब, क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। और जनाब आज हम जैसे कि जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 3 जनाब शुरू किया था, मोशन इसका नाम है। वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 3 मोशन, मेरे बेटा इसका नाम है। और बेसिक डेफिनेशन के साथ साथ आज हम बेसिकली जो करेंगे उसका नाम होगा केसेस ऑफ टेंशन का हमारा टॉपिक है। टेंशन के केसेस के टॉपिक को हम करेंगे। जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, मैं एक जल्दी से रफली सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि जनाब क्या हमारे पास सूरत हाल है। हमने आपको बताया ये था कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। और अगर हम स्ट्रिंग के, डोरी के, रस्सी की बात करते हैं तो डोरी में, रस्सी में जो रिएक्शन की फोर्स होती है उसका नाम टेंशन होता है। सुन ले गौर से, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, देख लीजिएगा। शॉर्टकट में करा रहा हूँ इसलिए कि अभी हमने टॉपिक में इसको इस्तेमाल करना है। When a body is suspended या attached through a string, a force of reaction, जो थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन। थर्ड लॉ कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जब स्ट्रिंग के साथ किसी बॉडी को सस्पेंड करें, सस्पेंड के मतलब होता है वर्टिकल लटकाएं। सस्पेंड के मतलब क्या होता है? वर्टिकल लटकाया जाए, ठीक है जनाब, या हॉरिजॉन्टल रस्सी से बांध के ड्रैग करें तो इसके अंदर एक फोर्स पैदा हो जाती है जिसको टेंशन कहते हैं। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अगेंस्ट एक्टिंग फोर्स, ये हमेशा एक्टिंग फोर्स के खिलाफ होती है। टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट का नाम न्यूटन होता है। यहाँ देख ले गौर से, अगर एक बॉडी मेरे पास मौजूद है, हमने एक रस्सी के जरिए, जो ब्लू सब नजर आ रहा है ये स्ट्रिंग है, एक रस्सी के जरिए अगर बांध के बॉडी को लटकाएंगे तो बॉडी का वेट होगा। क्या वेट होता है बॉडी का? वेट डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू एम जी के बराबर होता है, बताया था आपको मैंने। डब्ल्यू किसके बराबर होता है मेरे बेटा? डब्ल्यू एम जी के बराबर होता है। ये नीचे अमल करेगा, ये एक्शन होता है। ये नीचे अमल करेगा, ये एक्शन होता है। लिहाजा एक रिएक्शन, वेट नीचे है, रिएक्शन ऊपर होगा। इस रिएक्शन की फोर्स का नाम टेंशन होता है। इस रिएक्शन की फोर्स का नाम क्या होता है? टेंशन हमारे पास होता है। ये बात जहन में रखिएगा, हमेशा एक्टिंग फोर्स के खिलाफ होता है। और एक और बात आपको बताई थी मैंने, एक और बात मेरे बच्चा हमने आपको बताई थी कि जो नेट फोर्स होती है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक वो एफ इजिकल टू एम ए होती है। नेट फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है? एफ इजिकल टू एम ए के बराबर होती है। ये बात अपने जहन के अंदर रखिएगा। दोबारा हम अपने वापस आज के टॉपिक पर जनाब आते हैं, ज़रा तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। केसेस ऑफ टेंशन है, शायद मैट्रिक क्लास के अंदर भी पढ़ा हो, वहाँ तो 19-20 ऊपर से गुजर गया होगा ये, और एग्जाम में आता भी नहीं। ईमानदारी की बात है कि मैट्रिक में तो नहीं आता, फर्स्ट क्लास पे आता है, लॉन्ग में सवाल आता है। ये लॉन्ग में ही सवाल आपके पास आता है, ख्याल रखिएगा। केसेस ऑफ टेंशन की हम बात कर रहे हैं। सवाल पहले समझ ले, सवाल क्या है। अगर सवाल समझ लेंगे तो करना आसान है। आप समझो कि इसके अंदर 50-60% जो काम है ना, वो सवाल क्या है और डायग्राम क्या है। सवाल क्या है और डायग्राम क्या है, अगर आपको सवाल और डायग्राम प्रॉपर समझ में आ गई तो आगे कुछ भी नहीं इसके अंदर। आप डायग्राम ना समझो और सवाल ना समझो और डायरेक्ट जाओ जवाब लिख दो तो मुश्किल वाली बात है। होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, मेन्यू मंगाते हैं तो पहले बहस करते हैं, ये मंगाए, ये ना मंगाए, ये मंगाए, ये ना मंगाए, ये अच्छा नहीं होता, ये खराब होता है, ये सही होता है। क्यों करते हैं भाई? इसलिए करते हैं कि ऐसा ना हो कि मंगाने के बाद कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आप खा ही ना सको, पैसे अलग बर्बाद। पहले से पता होना चाहिए क्या हमने जनाब मंगाया है। इसीलिए किसी भी सवाल को करने से पहले पता होना चाहिए कि करना क्या है। किसी भी सवाल को करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है। जब तक ये नहीं पता होगा उस वक्त तक मामला ख़राब है। जब तक नहीं पता होगा मेरे बच्चा करना क्या है तो उस वक्त तक मामला ख़राब हो जाएगा। सवाल समझ लें, मैं रीड कर रहा हूँ, केयरफुली ध्यान से सुनते रहें। टू बॉडीज ऑफ मासेज m1 एंड m2 आर कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रिंग। m1 और m2 हमारे पास दो बॉडीज हैं, कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रिंग सच दैट टू बॉडीज मूव्स वर्टिकली। इस तरीके से कि दोनों बॉडी वर्टिकली मूव कर रही हैं। एक पुली के ऊपर से गुजारा है धागे की मदद से, दोनों बॉडी वर्टिकल है। दोनों बॉडी क्या है? वर्टिकली मूव कर रही हैं। द बॉडी m1 मूव्स डाउनवर्ड। बॉडी m1 कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है। नीचे जाने के मतलब ये है, WARD का वर्ड स्पेलिंग गलत हुई है। द बॉडी m1 इज मूविंग डाउनवर्ड। बॉडी m1 नीचे जा रही है। क्यों नीचे जाएगी? इसका मास ज्यादा होगा। इसका, जब दो बॉडी को लटकाते हैं जिसका मास ज्यादा होता है वो बॉडी नीचे आएगी। डिराइव करना है, कैलकुलेट करना है, ड्राइव करना है। फार्मूला किसके लिए? ड्राइव करना है फार्मूला फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग।
एक्सेलरेशन ए, बॉडी मूव करेगी तो एक्सेलरेशन होगा, जब बॉडी मूव करेगी तो एक्सेलरेशन होगा। और चूंकि स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, डोरी की बात कर रहे हैं, तो इस रस्सी की बात कर रहे हैं, तो डोरी या रस्सी में हमेशा एक अदद फोर्स टेंशन की होती है। सारा खेल डायग्राम का है, तवज्जो देके फोकस करके डायग्राम को समझिएगा। अलग से कलर चेंज करके मैंने बना दिया है, ध्यान से तवज्जो देके देख लें। हमारे पास एक पुली है, क्या है मेरे बेटा, हमारे पास एक अदद पुली हमारे पास मौजूद है। सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, एक पुली हमारे पास मौजूद है। पुली को किसी सहारे से हमने लटकाया हुआ है, पुली को हमने किसी सहारे से लटकाया हुआ है, और पुली के साथ हमने क्या किया है, एक रस्सी को एक डोरी को पास किया। क्या किया है, रस्सी को डोरी को पास किया है। ये रस्सी और डोरी दोनों वर्टिकल है, और इसके साथ हमने क्या किया है, दो बॉडीज को अटैच कर दिया है। एक का मास m1 है, एक का मास कितना है मेरे बेटा, m1 एक का मास है, और दूसरी जो हिस्सा है स्ट्रिंग का, उस पर एक और बॉडी को अटैच कर दिया है, उसका मास m2 है। डायग्राम्स आपको नजर आ रहा होगा कि m1 बड़ा है साइज में, डायग्राम से नजर आ रहा है कि m1 साइज में बड़ा है, यानी कि m1 की वैल्यू ज्यादा है। m1 की वैल्यू क्या है मेरे बेटा, ज्यादा है, और m2 जो है हमारे पास छोटा है। इसका ग्रीन बैकग्राउंड कर दिया है, इसको m2 को हमने ग्रीन से कर दिया है, m1 आपका ब्लू से है। m1 का मास ज्यादा है। फिर देख लो गौर से डायग्राम की एक नजर, क्या किया, हमारे पास क्या मौजूद है, एक अदद पुली मौजूद है। पुली पर से डोरी को, रस्सी को पास किया है, दोनों वर्टिकल है, ऊपर से नीचे है, दोनों हमारे पास वर्टिकल है। इसके साथ हमने दो बॉडीज को अटैच कर दिया है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। एक का मास m1 है, एक का मास क्या है हमारे पास, m2 है। जब बॉडी होती है तो उसका वेट होता है। जब मेरे बेटा कोई बॉडी होगी, मास होगा, तो मास होने के साथ साथ क्या होगा मेरे बेटा, उसका वेट हमारे पास होगा। वेट का फार्मूला होता है mg। यहाँ मास m1 है तो इसका वेट m1g होगा, जो कि डाउनवर्ड होगा, नीचे होगा। कहाँ होगा वेट आपका, देखो बड़ा एरो से नजर आ रहा होगा जी, वेट हमारा डाउनवर्ड है। वेट हमारा हमेशा नीचे होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। वेट हमेशा नीचे होता है, डाउनवर्ड होता है। m1g इसका वेट नीचे है, दूसरी बॉडी m2 है, इसका भी वेट होगा। हर बॉडी जिसका मास होता है उसका वेट होता है। इसका वेट किसके बराबर होगा, m2g के बराबर होगा। इसका वेट क्या होगा, जो दूसरी वाली बॉडी है उसका वेट m2g होगा। अगेन इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ये भी कहाँ होगा मेरे बेटा, डाउनवर्ड होगा। ये भी हमारे पास कहाँ होगा, डाउनवर्ड हमारे पास होगा। एक नज़र तवज्जो दे के डायग्राम को आप गौर से देख लेते हैं। ये मेरे पास पुली है थी, पुली के साथ हमने स्ट्रिंग को पास किया, स्ट्रिंग के साथ हमने दो बॉडीज को अटैच कर दिया है। हर बॉडी होती है, बॉडी के साथ मास होता है, तो उसका वेट होगा जो mg के बराबर होता है। m1 मास है तो m1g हो जाएगा, m2 मास है तो m2g हो जाएगा। क्योंकि डोरी की रस्सी की बात कर रहे हैं तो रस्सी में तो टेंशन होती है। जब बात करते हैं स्ट्रिंग की, रस्सी की, डोरी की, जब मेरे बेटा बात करते हैं, तो डोरी या रस्सी में क्या होता है, टेंशन होता है। क्या होता है, डोरी या रस्सी में टेंशन हमारे पास होता है, और हमेशा एक्टिंग फोर्स के खिलाफ होता है। यानी वेट मेरे बेटा अगर नीचे अमल कर रहा है तो टेंशन ऊपर होगा। बताया था ना अभी आपको पीछे मैंने, टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अगेंस्ट द एक्टिंग फोर्स। टेंशन हमेशा एक्टिंग फोर्स के खिलाफ होता है। बॉडी का वेट अगर नीचे है, बॉडी का वेट अगर नीचे है, बॉडी का वेट अगर नीचे है, तो टेंशन ऊपर होगा। टेंशन कहाँ होगा मेरे बेटा, टेंशन हमारे पास ऊपर होगा। इसी तरीके से दूसरे वाले डोरी के अंदर जिसका वेट m2g नीचे है, तो यहाँ इस हिस्से में भी डोरी की टेंशन होगा। वेट नीचे है तो टेंशन कहाँ होगा, ऊपर होगा। टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अगेंस्ट द एक्टिंग फोर्स। टेंशन हमेशा एक्टिंग फोर्स के खिलाफ होता है। अगर आप गौर से इस डायग्राम के इस हिस्से को अगर आप देखें, तो ये वही डायग्राम है जो पीछे मैंने बताया आपको कि वेट नीचे होता है, टेंशन ऊपर होता है। और अगर डायग्राम इस हिस्से को देखोगे तो यहाँ भी वही सूरत हाल है कि वेट अगर नीचे होगा तो टेंशन ऊपर होगा। इस मर्तबा दोनों बॉडी स्ट्रिंग के साथ एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब जरा तवज्जो देके गौर से डायग्राम को देखिएगा। अब आगे जरा देखते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन हमारे पास है। टेंशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे टी से। किससे करेंगे टेंशन को मेरे बेटा, टी से टेंशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। टेंशन को टी से जनाब रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब बॉडी के मासेस डिफरेंट होंगे तो ये बॉडीज मूव करेंगी।
जब बॉडीज के मासेस डिफरेंट होंगे तो ये बॉडी मूव करेगी। कौन सी बॉडी मूव करेगी, देखना बेटा गौर से। जिसका मास ज्यादा होगा वो नीचे आएगी, जिसका मास ज्यादा होगा वो बॉडी डाउनवर्ड आएगी, वो बॉडी नीचे मूव करेगी। और चूंकि दूसरी इससे अटैच है, जब ये नीचे जाएगी तो वो वाली ऊपर जाएगी। सुनना गौर से, ये आपको मैंने ब्लिंक करवा दिया, देख लीजिए। बॉडी M1 है, ये बॉडी कहाँ जाएगी, ये बॉडी M1 आपके पास नीचे आएगी। और जब नीचे मूव करेगी तो इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा मेरे बेटा, आपका एक्सेलरेशन पैदा होगा। जब ये बॉडी नीचे आएगी तो दूसरी वाली बॉडी M2 डोरी से बंधी हुई है ना यार, डोरी से बंधी हुई है, क्या होगा जब बॉडी M1 नीचे आएगी तो बॉडी M2 क्या होगी मेरे बेटा, बॉडी M2 हमारे पास ऊपर जाएगी। जो बॉडी M2 हमारे पास है, ये बॉडी M2 हमारे पास कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। और उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी जिससे पहले वाली बॉडी नीचे आई थी। जिस एक्सेलरेशन से पहले वाली बॉडी नीचे आई थी उसी एक्सेलरेशन से दूसरी वाली बॉडी ऊपर जाएगी। इन एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए हमने फार्मूले ड्राइव करने हैं। इन एक्सेलरेशन के लिए और टेंशन के लिए हमने फार्मूले ड्राइव करने हैं। सारा खेल मैं कह रहा हूँ डायग्राम का है। सवाल समझ में आ जाता है, डायग्राम समझ में आ जाती है तो सवाल में कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है, सादा है, सहल है, आसान है, 2 मिनट के अंदर मामला हो जाएगा। अब जो डायग्राम मैंने बनाई है, इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। वर्डिंग में लिखेंगे ना यार, अब एग्जामिनर के पास जाके बताओगे तो नहीं कि भाई ऐसे से किया मैंने। जो डायग्राम बनाई जाएगी वर्डिंग में उसको डिस्क्राइब करेंगे। जितना मैंने आपको समझाया है वही यहाँ अल्फाजों में लिखा हुआ है। Consider two bodies of masses m1 and m2 connected to a string which passes over a frictionless pulley such that both bodies moves vertically. Let m1 is greater than m2. फर्ज करते हैं m1 क्या है, m2 से, m1 m2 से ज्यादा है। therefore क्या होगा मेरे बेटा, m1 moves in downward direction. m1 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा with acceleration a। कहाँ जाएगा, m1 डाउनवर्ड जाएगा, नीचे जाएगा एक्सेलरेशन a के साथ। और जो दूसरी बॉडी है एक्सेलरेशन a के साथ कहाँ जाएगा मेरे बच्चा, ये नीचे जाएगा। ये आ नहीं है, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने ऊपर लिखा था। ठीक है जनाब। और जो दूसरी वाली बॉडी है वो सेम ये एक्सेलरेशन है इसके अंदर। जो बॉडी M2 है वो सेम एक्सेलरेशन से कहाँ जाएगी मेरे बेटा, ऊपर जाएगी। सब जो मैंने डायग्राम में समझाया है, बताया है, मगजमारी की है, दिमाग खाया है आप लोगों का, वही यहाँ पर मैंने अल्फाजों में लिख दिया है। लेट टी इज द टेंशन द स्ट्रिंग, टी हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है। सब बातें मैंने बता दी हैं आपको। अब हमने करना क्या है कि हमने एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए, किसके लिए मेरे बेटा, एक्सेलरेशन के लिए और टेंशन के लिए हमने फार्मूले ड्राइव करने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे मेरे बच्चा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बारी बारी दोनों बॉडीज को अलहदा अलहदा लेंगे और देखेंगे कि इन पर कौन कौन सी फोर्सेस अमल करती हैं। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन वी कंसीडर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू बॉडीज। फोर्सेस, टेंशन फोर्स है, वेट फोर्स है, ये फोर्स होती है जिसकी यूनिट न्यूटन होती है। वो सब फोर्स शुमार होती है जिनकी यूनिट न्यूटन होती है। ए एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो फोर्स नहीं होती। पहले बात करते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी M1। बॉडी M1 को देखते हैं, बॉडी M1 पर कितनी फोर्स है, 2 फोर्स है। एक उसका वेट है नीचे M1G, दूसरा कौन है, टेंशन T ऊपर है। पहले बात करते हैं बॉडी M1 की और देखते हैं बॉडी M1 पर कौन कौन सी फोर्स अमल कर रही हैं। तो देयर आर 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी M1। एक उसका वेट M1G है जो कहाँ अमल कर रहा है, अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ M1 की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सिर्फ M1 की हम जनाब बात कर रहे हैं। M2 को भूल जाएं। इस पर वेट M1G है, एक्टिंग डाउनवर्ड है। ये मेरे बेटा अगर बॉडी है तो इस पर 2 फोर्स है। एक तो नीचे फोर्स कौन सी है, M1G है, यहाँ देखो अलग से डायग्राम बना दी है। एक फोर्स M1G है जो नीचे अमल कर रही है और उसके साथ टेंशन T है जो कहाँ अमल कर रहा है, ऊपर अमल कर रहा है। एक उसका वेट है दैट इज M1G विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। एक उसका वेट है M1G जो डाउनवर्ड नीचे है। दूसरा टेंशन T है जो अपवर्ड है, ऊपर है। टेंशन T है, अपवर्ड है, ऊपर है। बॉडी जा कहाँ रही है M1, बॉडी M1 कहाँ जा रही है मेरे बेटा, तवज्जो देके गौर से देखते हैं कि जो बॉडी M1 हमारे पास है वो बॉडी M1 जा रही है नीचे। बॉडी M1 कहाँ जा रही है, गौर से देखना बेटा।
बॉडी M1 कहाँ जा रही है? बॉडी M1 मेरे पास नीचे की तरफ मूव कर रही है, बॉडी M1 नीचे मूव कर रही है क्योंकि इसका मास ज़्यादा था। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि जो नीचे वाली फोर्स है वो बड़ी होगी, ऊपर वाली फोर्स छोटी होगी। घर में भाई बहन में झगड़ा हो जाए, एक दूसरे से चीज़ें छीन रहे हो, तो जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी वो छीन लेगा। दरवाजे को दो लोग धक्का लगा रहे हैं तो जनाब क्या होता है, जो बड़ा होगा, जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी, वो दरवाज़ा खोल लेगा या बंद कर देगा, जो भी करना होगा। एक गेम होता है टग ऑफ वॉर का, रस्सा कशी का मुकाबला होता है, इसमें दो पार्टियां रस्सी को अपनी तरफ खींच रही होती है, जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी रस्सी उसकी तरफ चली जाएगी। सिंस बॉडी M1 इज मूविंग डाउनवर्ड, इसका मतलब है कि M1G बड़ी फोर्स होगी। M1G बड़ी फोर्स होगी टेंशन के मुकाबले में, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है। नीचे की तरफ कौन सी फोर्स है? M1G है। M1G क्या होगी मेरे बेटा? M1G हमारे पास बड़ी फोर्स होगी। M1G हमारे पास जो वो बड़ी फोर्स होगी टेंशन के मुकाबले में। जब किसी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स अमल करती है तो नेट फोर्स मालूम करने के लिए, तो एक नेट फोर्स होती है, इन तमाम फोर्सेस का जो टोटल होता है उसको नेट फोर्स कहते हैं। एक से ज्यादा फोर्सेस अगर किसी बॉडी पर अमल कर रही हैं तो जो कंबाइंड या टोटल फोर्स होती है उसको कहा जाता है नेट फोर्स। क्या कहते हैं उसको बेटा? नेट फोर्स कहते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज हैं, तो बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देते हैं। वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वन फ्रॉम द लार्जर वन। और लार्जर वन कौन सी होती है? The larger one is the force in which the motion takes place or the direction of motion takes place. जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है वो फोर्स बड़ी होती है। डायरेक्शन मोशन कहाँ हो रही थी? नीचे हो रही थी ना, M1G बड़ी फोर्स थी, लिहाजा नेट फोर्स बराबर हो जाएगी M1G माइनस टी के। न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था ना, बताया था आप लोगों को। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है नेट फोर्स बराबर होती है Ma के। यहाँ पर मास M1 है तो M1A होगा। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक नेट फोर्स M1A के बराबर होती है। यहाँ एक बात ख्याल रखना, नेट फोर्स कैसे मालूम की है? नेट फोर्स कैसे मालूम की है? नेट फोर्स मालूम करने के लिए हमने क्या किया मेरे बेटा? नेट फोर्स मालूम करने के लिए हमने क्या किया? बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर दिया। क्या किया? बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को हमने माइनस कर दिया है। जिस डायरेक्शन के अंदर मोशन होती है वो फोर्स बड़ी होती है। नेट फोर्स की जगह पर Ma आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। नेट फोर्स की जगह पर M1A आ गया। M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी। नेट फोर्स बराबर हो गई किसके? बराबर हो गई, नेट फोर्स बराबर हो गई किसके मेरे बेटा? M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी। M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी के बराबर हो गई है। इसी तरीके से क्या करेंगे बेटा? हम लेंगे दूसरी वाली बॉडी को। इसी तरीके से क्या करेंगे? लेंगे दूसरी वाली बॉडी को। फोर्सेस एक्टिंग ऑन M2। बॉडी M2 को अगर हम देखते हैं तो उस पर भी दो फोर्स हैं। बॉडी M2 को मेरे बच्चा अगर देखोगे तो बॉडी M2, इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, अगर बॉडी M2 की बात करेंगे तो बॉडी M2 के अंदर भी क्या देखता हूँ? ये वाला हिस्सा बॉडी M2 की बात कर रहा हूँ। बॉडी M2 की बात करता हूँ तो बॉडी M2 पर भी हमारे पास कितनी फोर्स हैं? दो फोर्स हैं। M2G नीचे है, टेंशन T ऊपर है। ठीक है जनाब। अब हम बॉडी M2 पर अमल करने वाली फोर्सेस को जनाब देखते हैं कि बॉडी M2 पर कौन कौन सी फोर्सेस हमारे पास अमल कर रही हैं। बॉडी M2 पर कौन कौन सी फोर्सेस अमल कर रही हैं, इसको हम फाइंड आउट करने की जनाब कोशिश करते हैं। तो पता चलता है इस पर भी दो फोर्स हैं। बॉडी M2 पर भी हमारे पास दो फोर्स अमल करती हैं। एक उसका वेट है M2G नीचे, बिल्कुल लास्ट की तरह, सिर्फ M1 में था वैसे M2 के अंदर है। दो फोर्सें हैं, एक मेरे बेटा M2G नीचे है, एक फोर्स M2G नीचे है, एक फोर्स M2G नीचे है, और दूसरा टेंशन स्ट्रिंग T है जो ऊपर है। टेंशन स्ट्रिंग T हमारे पास ऊपर है। दोनों सिनारियो सेम है, मगर फर्क क्या है? फर्क यह है कि बॉडी M2 ऊपर जा रही है। द डिफरेंस इज दैट कि बॉडी M1 नीचे आ रही थी, बॉडी M2 हमारे पास ऊपर जा रही है। सुन ले गौर से, ये आपको थोड़ा सा बिलिंग भी करा देते हैं, आप पहचानने में आपको आसानी होगी। ये जो बॉडी M2 है, ये बॉडी M2 कहाँ जा रही है? द बॉडी M2 इज मूविंग अपवर्ड। द डिफरेंस इज दैट कि बॉडी M2 ऊपर जा रही है, इसका एक्सेलरेशन भी सेम है। लिहाजा इसका मतलब क्या होगा? कौन सी फोर्स बड़ी होगी? जिस डायरेक्शन में मोशन होती है वो फोर्स बड़ी होती है।
जिस डायरेक्शन में मोशन होती है वो फोर्स हमारे पास बड़ी होती है। टी ऊपर की जानिब है, m2g नीचे की जानिब है। टी ऊपर की जानिब है, m2g नीचे की जानिब है। बॉडी कहाँ जा रही है? द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड। बॉडी ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये है कि इस मरतबा टी बड़ी होगी। टी इज ग्रेटर देन m2g। टी हमारा m2g से बड़ा होगा। यहाँ टाइपिंग की तरफ मिस्टेक हो गई, ये गलती से m1g आ गया, m1g नहीं है, m2g। m1g नहीं है, m2g हमारे पास है। यहाँ पर 2 लगा दिया। टी हमारे पास बड़ा है, ज्यादा है किससे मेरे बेटा? m2g से ज्यादा है हमारे पास टी। टी हमारे पास जब m2g से टी हमारे पास जनाब ज्यादा है, ये m2g लगा दिया यहाँ बेटा मैंने। अब नेट फोर्स कैसे मालूम करेंगे? नेट फोर्स मालूम करने के लिए बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे। क्या करते हैं नेट फोर्स मालूम करने के लिए? बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करते हैं, इस तरह ऊपर किया था। अब बड़ी फोर्स कौन सी है? अब बड़ी फोर्स मेरे पास टी है। इन दिस सिनारियो बड़ी फोर्स टी है। क्यों टी बड़ी है? जिस डायरेक्शन में मोशन होती है, बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करती है, वो फोर्स बड़ी होती है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है, वो फोर्स बड़ी होती है। क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, इस मरतबा टी बड़ी होगी। नेट फोर्स मालूम करेंगे, नेट फोर्स मालूम करेंगे तो इस मरतबा हमारे पास क्या होगा मेरे बेटा? इस मरतबा होगा टी माइनस m2g। क्या होगा मेरे बेटा? टी माइनस m2g होगा, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर टी था। सेकंड लॉ के मुताबिक न्यूटन सेकंड लॉ यूज करते हैं, टी बराबर होता है ma के। यहाँ पर क्या हो जाएगा? m2a हो जाएगा। बॉडी का मास m2 है तो नेट फोर्स ma के बराबर होती है। यहाँ पर मास m2 है, m2a हो जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी क्या मेरे बच्चा? इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन गया इक्वेशन? गौर से देखिएगा, यहाँ फिर पर्पज से कर देते हैं, पहचान लीजिएगा। नेट फोर्स मालूम करने के लिए बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को हमने माइनस कर दिया है और हमारे पास एक इक्वेशन चंदा और बन गई है। क्या बन गई है? m2a इज इक्वल टू टी माइनस m2g। दो इक्वेशन हमने बना ली है। दो इक्वेशन इसलिए बनाई है कि हमको दो चीजें मालूम करनी थी। दो इक्वेशन इसलिए बनाई है कि हमको दो चीजें फाइंड आउट करनी थी, मालूम करनी थी। अब हम इन इक्वेशनों को सब सॉल्व करेंगे। इन इक्वेशनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें निकल आएगी किसकी वैल्यू मेरे बेटा? ए और टी की निकल आएगी वैल्यू। पहले मरहले पर एक्सप्रेशन मालूम करते हैं। मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर आपके पास दो अननोन चीजें हैं तो एक को एलिमिनेट करा दो, कैंसिल करा दो, खत्म करा दो तो दूसरी निकल आएगी। एक को एलिमिनेट करा देंगे तो दूसरी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, दूसरी वैल्यू निकल आएगी। एक वैल्यू को एलिमिनेट करा देंगे तो दूसरी वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, हम क्या करेंगे? अगर टी को कैंसिल करा दें तो ए निकल आएगा। टी को कैंसिल करा देंगे, टी को एलिमिनेट करा देंगे तो ए निकल आएगा। ए को एलिमिनेट करा देंगे तो टी निकल आएगा। टी को एलिमिनेट कराएंगे तो ए निकल आएगा, ए को एलिमिनेट कराएंगे तो टी निकल आएगा। इसके लिए हम ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 1 को और 2 को। इसको ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। एक में माइनस का टी है, एक में प्लस का टी है। लिखते हैं, आपको सामने नजर आ जाएगा। ये मैंने पहले इक्वेशन 1 लिखी, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। फिर मैंने इक्वेशन 2 लिखी, m2a इज इक्वल टू टी माइनस m2g। अब क्या देखते हो मेरे बेटा? अब क्या देखते हो शहजादे कि यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर माइनस का टी है, पीछे वाली इक्वेशन नीचे वाली इक्वेशन के अंदर प्लस का टी है। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। टी से टी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी खत्म हो जाएगा। ये m1a है, m1 अलग वेरिएबल है, m2 अलग वेरिएबल है। m1 अलग वेरिएबल होता है, m2 अलग वेरिएबल होता है, इनको अलग अलग लिखा जाएगा। ये बचेगा m1a प्लस m2a। ऊपर वाली इक्वेशन से m1a आया, नीचे वाली इक्वेशन से m2a आया। m1 m2 वेरिएबल्स के नाम है। और यहाँ से m1g आया और यहाँ से क्या आया? m2g आया। m1a आया और क्या आया मेरे बेटा? m2g हमारे पास आ गया। m1a प्लस m2a, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू ये m1g आ गया, ये आपका m2g आ गया। t तो कैंसिल आउट हो गया, t हमारा खत्म हो गया। t हमारा कैंसिल आउट हो गया है, t हमारा जनाब खत्म हो गया है। कुछ कॉमन निकालते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चा? कॉमन निकालते हैं। जब कॉमन निकालते हैं तो लेफ्ट साइड से ए कॉमन निकल रहा है, लेफ्ट साइड से ए कॉमन निकल रहा है, राइट साइड से जी कॉमन निकल रहा है।
लेफ्ट साइड से ए कॉमन निकल रहा है, राइट साइड से हम क्या कर रहे हैं मेरे बेटा, जी को कॉमन निकाल रहे हैं। ये माइक आप लोग जरा माइक बंद कर दो मेरे बच्चा, माइक 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 बंद कर दो, माइक बंद कर दो। ए कॉमन निकाला, m1 प्लस m2 हो गया, यहाँ से g कॉमन निकाला, कॉमन आगे लिखे पीछे लिखे डजंट मैटर, कॉमन आगे लिखे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने a मालूम करना है, m1 प्लस m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा मेरे बेटा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला ड्राइव हो गया किसका, एक्सेलरेशन का। जी को यहाँ लिखूं या जी को ऊपर लिखूं, बात एक ही होती है। कोई अगर डेरिवेशन में यहाँ लिखा हुआ है तो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही है, बात एक ही है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। ए बराबर हो गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हमारा फार्मूला ड्राइव हो गया एक्सेलरेशन का। इसका मेरे बेटा ये फार्मूला एक्सेलरेशन का ड्राइव हो गया क्योंकि मैंने टी कैंसिल किया। क्या कैंसिल किया बेटा, मैंने टी कैंसिल किया है। इसी तरीके से सिमिलरली इसी तरीके से मेरे बेटा अगर टी को कैंसिल करा दिया जाए तो ए निकल आएगा। इसी तरीके से बेटा अगर ए को कैंसिल करा देंगे तो टी निकल आएगा। टी कैंसिल हुआ, हमने ए को सेपरेट किया, फार्मूला ए का ड्राइव हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए को एलिमिनेट करेंगे। ए को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे। क्या करोगे मेरे बेटा, टेंशन मालूम करने के लिए हम ए को एलिमिनेट करेंगे। ए को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर लेंगे। 1 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये 1 थी ये 2 थी। डिवाइड में ऊपर नीचे लिखते हैं, डिवाइड में मेरे बेटा ऊपर नीचे लिखा जाता है। क्या देखते हैं, ए ऊपर भी है ए नीचे भी है, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये लिख लिख के आएगी, प्रैक्टिस करोगे तो लिख लिख कर आएगी, ऐसे गुजारा नहीं होगा। अब क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही थी, ये वैल्यू मेरे बेटा यहाँ पे क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी। इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इसी तरीके से मेरे बेटा जो m2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। m1 पहले से मौजूद था, t माइनस m2g ऊपर आ गया, t माइनस m2g हमारे पास ऊपर आ गया है। यहाँ पर m2 नीचे था, ये m2 ऊपर चला गया। पहले से m1g माइनस t मौजूद था, मल्टीप्लाई कराते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कराया जाएगा मेरे बच्चा, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा मेरे बेटा। देख ले तवज्जो से, m1t माइनस m1 m2g ऑर्डर में कर दिया है, 1 वाला पहले कर लिया, 2 वाला बाद में कर लिया, बात एक ही होती है। 2 इंटू 3 लिखे, 3 इंटू 2 लिखे, ऑर्डर में लिख लिया है। m1 m2g हो गया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कराओ, जब m2 मल्टीप्लाई होगा तो m1 m2g हो गया माइनस के m2t हो गया। क्योंकि t मालूम करना है, क्योंकि टी मालूम करना है तो टी को एक तरफ कर लेंगे, बाकी चीजें एक तरफ कर लेंगे। टी को एक तरफ कर लेंगे, बाकी चीजें एक तरफ कर लेंगे। ये माइनस का m1 m2g था, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जो माइनस का m2t था यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। और से देख लो मेरे बेटा, हमने क्या किया है, जगह चेंज की है। एक तो m2t की जगह चेंज की है, एक तो हमने m2t की जगह चेंज की है, दूसरी हमने किसकी जगह चेंज की है, दूसरी हमने ये m2t जो आपका यहाँ माइनस का था, यहाँ आकर m2t ये प्लस का हो गया। और मेरे बेटा जो m1 m2g यहाँ माइनस का था, तवज्जो देके देख लो, वो यहाँ आकर मेरे बच्चा किसका हो गया है, वो यहाँ आकर प्लस का हो गया। यहाँ आकर क्या हो गया बेटा, वो प्लस का हमारा हो गया है। जगह इसकी हमने क्या किया है, सिर्फ जगहों को हमने चेंज किया है। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ले जाते हैं, प्लस माइनस पे तो साइन चेंज हो जाती है। लेफ्ट वाले में से टी कॉमन निकाल लेते हैं, राइट वाले में से लेफ्ट वाले में से टी कॉमन निकालते हैं। टी कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, m1 प्लस m2 बचेगा। इन दोनों को अगर गौर से देखो तो ये भी m1 m2g है, ये भी m1 m2g है। m1 m2 बोले, m2 m1 बोले, बात एक ही होती है। इन दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ऐड करेंगे मेरे बेटा तो ये हो जाएगा, यहाँ से टी कॉमन निकाला, m1 प्लस m2 आया, ये दोनों एक जैसे थे, ये हो जाएगा 2m1 m2g। क्या हो जाएगा, 2m1 m2g हमारे पास हो जाएगा। और टेंशन का फार्मूला बन जाएगा, m1 m2 लिखे, m2 m1 लिखे, डजंट मैटर, आगे पीछे कर लेते हैं, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g हो जाएगा। और ये हमारा फार्मूला ड्राइव हो गया टेंशन का। इस चीज को कहते हैं डेरिवेशन,
इस तरह जब मैथमेटिकल हम काम करते हैं, मुख्तलिफ इक्वेशनों को लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसको डेरिवेशन कहा जाता है। पूरी फिजिक्स की किताब में डेरिवेशन 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 और डेरिवेशन है। उसके बाद कुछ बचता है तो न्यूमेरिकल है, उसके बाद कुछ बचता है तो न्यूमेरिकल है। ये किसी के अच्छे रट्टा लगा के याद नहीं कर सकते, ये किसी के अच्छे रट्टा लगा के याद नहीं कर सकते। एक याद कर लोगे, दो याद कर लोगे, पूरी किताब में हर टॉपिक डेरिवेशन है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, बार 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 इसको लिखेंगे, जितनी दफ़ा इसको लिखा जाएगा ये आपको याद होगा। और समझ लें कि इसी हफ्ते लिख लेना है, क्योंकि अगले दिन आएंगे तो अगले नया काम दे देंगे, उसके लिए फिर टाइम नहीं बचेगा। इसको मेरे बच्चा 2-3 दफ़ा लिखना, दो आता है एग्जाम में ना, एग्जाम में आता है। एक और डेरिवेशन भी इससे मिलती जुलती, इसको डेरिवेशन कहते हैं। इस तरीके से इसको सलीके से, तरीके से, तमीज़ से आपने जनाब सिंप्लीफाई करना है, लिखना है। ये कभी भी याद नहीं होगा, सिर्फ लिखा जाएगा। इसको एक दफ़ा देख के लिखो, फिर एक और दफ़ा कच्चा पक्का देख के लिखो, एक दफ़ा बगैर देखे लिखने की कोशिश करो, नहीं लिखा जाएगा फिर खोल के देख लो, दोबारा उसको लिख लो। 3-4 दफ़ा जब तक आप देखो लिखने की आदत नहीं डालोगे ना, इंटर में नंबर नहीं आएंगे। इंटर के नंबर का ताल्लुक सिर्फ लिखने से है, पढ़ाई वढ़ाई वाला काम नहीं है। और रोज़ का रोज़ पढ़ना है। इतना सारा काम है। जिन लोगों ने वेक्टर कॉपी में लिखा है, आपको चाहिए कि आप वेक्टर के जो पढ़ाया गया था वो सारा वेक्टर आप कॉपी के ऊपर लिख ले। जिन्होंने वेक्टर कॉपी में लिखा है, यकीन नहीं करोगे आधा रजिस्टर भर गया होगा। जिन लोगों ने पूरा वेक्टर जो मैंने पढ़ाया है, जिन्होंने कॉपी में लिखा है, आधा रजिस्टर भर गया होगा। ये थोड़ी याद हो सकता है बार बार, जब दिल चाहे याद कर लेंगे। तो बेहतर ये है कि आप इसको रोज का रोज पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो आसान रहेगा। क्योंकि फार्मूले ड्राइव हो गए हैं, और जब मेरे बच्चा फार्मूला आ जाता है तो फार्मूला आने के मतलब क्या होता है, जब कहीं फार्मूला आ जाएगा तो फार्मूला आने के मतलब ये होता है कि न्यूमेरिकल होगा। फार्मूला आने के मतलब क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा। बड़े आसान सादा सेल्स इसके न्यूमेरिकल हैं, जल्दी से देख लेते हैं। 5 मिनट हमारे पास है, 2 न्यूमेरिकल करेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर 2 बॉडीज है, M1 और M2 है। इसको हमने एक पुली पर से गुजारा है, दोनों बॉडी वर्टिकल है, यानी पहला केस है। एक बॉडी का मास 5 किलोग्राम है, दूसरे का 4.8 किलोग्राम है। एक्सेलरेशन मालूम करना है, टेंशन मालूम करना है। जी की वैल्यू गिवन है। 2 बॉडीज है, स्प्रिंग के साथ अटैच किया है, वर्टिकली पास किया है। एक का मास कितना है मेरे बच्चा, एक का मास हमारे पास 5 किलोग्राम है, एक का मास हमारे पास 4.8 किलोग्राम है। 2 मासेज है, एक M1 होगा, एक M1 होगा, एक M2 होगा। याद रखना, जो ज्यादा वाला होता है वह M1 होता है। जो ज्यादा वाला होता है जो M1 होता है, या जो नीचे जा रहा होता है वह M1 होता है। M1 को पहचानने के 2 तरीके हैं। जो 2 वैल्यूज गिवन है तो ज्यादा वाली वैल्यू M1 होगी, ज्यादा वाली वैल्यू M1 होगी, या जो डाउनवर्ड जा रहा है वह M1 होगा। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम जरा शॉर्ट है। जो बॉडी नीचे जा रही है उसको M1 कहा जाएगा। इसका मास 5 किलोग्राम है, ज्यादा वाला होता है, ग्रेटर वाला होता है। क्या होता है बेटा के पास, ये ग्रेटर वाला होता है, ज्यादा वाला होता है। चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मास जो ज्यादा वाला मास होता है ये M1 होता है। मैंने आपको लिख भी दिया कि ग्रेटर होगा। और जरा देख ले बेटा गौर से, जो अपवर्ड जा रहा है उसको M2 कहा जाएगा, वो 4.8 है। जी की वैल्यू गिवन है, 9.8 है। एक्सेलरेशन मालूम करना है, टेंशन मालूम करना है। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी। सिंपलेस्ट ऑफ द फास्ट, सिंपलेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल है। बड़े मुश्किल मुश्किल न्यूमेरिकल हमने वेक्टर के अंदर किए हैं, अब तो बहुत आसान आसान से न्यूमेरिकल है। फार्मूला होता है A = M1 - M2 / M1 + M2। टी का फार्मूला क्या होता है, 2M1 M2 / M1 + M2 × G। सिर्फ वैल्यू पुट करनी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना। फार्मूला हमारा लिखा हुआ है, M1 की जगह पर 5 लिखा, M2 की जगह पर 4.8 लिखा, नीचे M1 5 लिखा, 4.8 लिखा, G की वैल्यू 9.8 है। ऊपर माइनस करेंगे तो 0.2 आएगा, जी की वैल्यू 9.8 है। नीचे दोनों को ऐड करेंगे 9.8 आएगा। तो मैंने सवाल आपको दिया ऐसे है कि 9.8 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निकल आएगी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कटने की जरूरत नहीं यार, आप कैलकुलेटर से कर लेना। अगर ना भी कटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू इट डायरेक्टली बाय कैलकुलेटर। इसको आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से टेंशन निकालना है, 2M1 M2 / M1 + M2। अगेन से वैल्यू पुट किए, कुछ भी नहीं किया है। एक अब तो नए नए अच्छे अच्छे कैलकुलेटर हैं, एक बारी में सारी वैल्यू पुट हो जाती है। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन मैंने कर दी है, देख लीजिएगा। स्टेप 48 न्यूटन विल बी द आंसर। 48 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। कॉपी में लिखना जरूर है, ख्याल रखना एक बात, कॉपी में लिखना इसको जरूर है, ख्याल रखिएगा। एक न्यूमेरिकल और है, जल्दी से इसको वाइंड अप कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल हमारे पास आया था 2000 या 1996 में। न्यूमेरिकल ये एग्जाम के अंदर पूछा गया, मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है। 2 bodies are attached to a string which passes over a frictionless pulley such that
द टू बॉडीज मूव्स वर्टिकली, यानी पहला केस है, दोनों बॉडी वर्टिकल मूव कर रही है। इफ द मास ऑफ वन बॉडी इज 9.6 किलोग्राम, एक बॉडी का मास 9.6 किलोग्राम है, फाइंड द मास ऑफ सेकंड बॉडी विच मूव्स डाउनवर्ड। सुनो गौर से, फाइंड द मास ऑफ सेकंड बॉडी का मास मालूम करना है, विच मूव्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड की मतलब कौन हो गया, डाउनवर्ड जाता है m1, डाउनवर्ड कौन जाता है, m1 जाता है, m1 हमने मालूम करना है। एक्सेलरेशन दे दिया इस मतलब, पिछले सवाल में दोनों मासेस गिवन थे, एक्सेलरेशन मालूम करवाया है, इस मर्तबा मेरे बच्चा आपको एक्सेलरेशन दे दिया है। दूसरी बॉडी का मास मालूम करना है, एक्सेलरेशन गिवन है 0.2, मास ऑफ बॉडी मूविंग अपवर्ड, जो ऊपर जा रही है बॉडी उसका 9.6 किलोग्राम है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 होती है। रिक्वायर्ड की अगर हम बात करते हैं तो मास ऑफ बॉडी मूविंग डाउनवर्ड और टेंशन मालूम करना है। मास ऑफ बॉडी मूविंग डाउनवर्ड और टेंशन हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। वर्किंग फार्मूला ए बराबर है जो पीछे लिखा है फार्मूला m1 माइनस m2, टी के फार्मूले वहाँ पे लिखे हुए। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, जरा देखिए गौर से। एक की वैल्यू हमें गिवन है 0.2, m1 नहीं पता, m2 की वैल्यू 9.6 है। अगेन नीचे आ जाओ तो m1 नहीं पता, m1 मालूम करना है, m1 नहीं पता, m1 मालूम करना है, m2 की वैल्यू 9.6 है। ये पूरी वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाएगी तो क्या होगी मेरे बेटा, यहाँ पर ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाएगी तो ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0.2 को मल्टीप्लाई करा दें, जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, ये 0.2 m1 हो जाएगा, 1.92 हो जाएगा। 9.8 को मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 9.8 m1 94.08। m1 को अलग कर लेते हैं, m2 को अलग कर लेते हैं। ये मेरे बेटा क्या देख रहे हो, तवज्जो देके गौर से देख लें, ये जनाब क्या कर रहे हैं, तवज्जो देके देख लें। ये प्लस का था, यहाँ जाकर माइनस का हो गया, ये वैल्यू माइनस की थी, यहाँ के प्लस की हो गई। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे तो 96 आएगा, इसको माइनस करेंगे 9.6 आएगा, m1 निकाल लेंगे। टाइम जरा शॉर्ट है, जल्दी वाइंड अप करूंगा। m1 हो गया 96 अपॉन 9.6, 10 आ गया, इतना आगे 10 आ गया। टेंशन वैसे निकालेंगे जैसे पहले निकाला था, टेंशन वैसे ही निकालेंगे जैसे पहले निकाला था। 2 बराबर है 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, सारी वैल्यू पुट की है, बिल्कुल वैसे लास्ट में सवाल में किया था, बिल्कुल वैसी वैल्यू पुट की है। टेंशन हमारे पास निकल आएगा 96 न्यूटन। घर पर लाजमी जो आज का लेक्चर है पूरा लाजमी लिख लीजिएगा, लाजमी 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 घर का आज का लेक्चर लिखिएगा, यूट्यूब पे वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, हमें पता होता है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, जरा ख्याल रखिएगा, देख लिया करें, जरा फायदा रहेगा, भले बढ़ा बढ़ा के देख लें मगर जरा देख लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लें, रोक के कॉपी में लिख लें, लाजमी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आएंगे तो इसका जो